बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमटीकेट सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया और आज हम यूनिट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड है, जिसमें गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स के हवाले से कुछ कुछ टॉपिक शामिल हैं। गैसेस की बात की जाए तो उसमें जनरल गैस इक्वेशन और कुछ गैस लॉज, गैस की प्रॉपर्टीज ये शामिल हैं। और आज हमारा टॉपिक भी यही है। बात को बाकायदा शुरू करने से पहले दो तीन बातें नॉलेज में आई हैं मेरी को मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। सबसे पहले तो ये कि जो हमारा बोर्ड पर पहले लिखने वाला तरीका था वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा, तो अब हमने उसे चेंज किया है और अब हम इसे साथ साथ लेकर चलेंगे, ताकि आप में से जिन लोगों को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, लेक्चर को वो नोट नहीं कर पाते, डिले हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है उनका, तो उसको हमने कंपेंसेट करने के लिए एक ट्रेडिशनल क्लास में जिस तरह लेक्चर होता है उस तरीके से ही यहाँ पर लेक्चर डिलीवरी शुरू की है। तो वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया है उसके हवाले से भी अगर आपके माइंड में हैं तो आपने वो लाजमी डिस्कस कर लेने हैं। और जब हमारी बाकायदा टेस्ट आएगा मंडे को, मोस्ट प्रोबेबली हमारा टेस्ट है, तो उससे पहले पहले आपने कोशिश करनी है कि एक बार सारे टॉपिक को गो थ्रू करें और अगर उसमें कोई मसला रह गया है तो उसे लाजमी तौर पर हल कर लें। एक और बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो मैस टू चार्ज वैल्यू थी लास्ट टाइम हमने नोट की थी, आपने नोट की हो तो उसकी वैल्यू हमने एच स्क्वेयर आर ओवर ई लिखी थी। मैंने कंफर्म किया है जी, असल में जो बुक्स है ना, ओल्ड बुक और न्यू बुक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पुरानी बुक में ये वैल्यू लिखी थी, लेकिन फिलहाल जो न्यू वर्जन आया है बुक का उसमें एच स्क्वेयर आर स्क्वेयर ओवर 2e ये वैल्यू लिखी हुई है। तो आपने एच स्क्वेयर आर स्क्वेयर ओवर 2e ही रखना है। जहां पर आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है बराए मेहरबानी उसे चेंज कर लें। सही वैल्यू हो गई है एच स्क्वेयर आर स्क्वेयर ओवर 2e और यही फार्मूला अब आगे चलेगा। क्लियर हो गई जी बात। तो ये पिछले हवाले से हमारे पास ये चीज मौजूद थी। एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा डिस्कस कर लूं मैं, कि अगर आपको कभी सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालने के लिए आ जाए तो आपने सॉल्यूशन में जो मैस है ना सॉल्यूट का, उसे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है तो डेंसिटी आ जाएगी। ये फार्मूला आपको पेपर में इस्तेमाल होता हुआ मिल रहा है, तो मैंने कहा कि एक बारी बता दूं ताकि कोई परेशानी ना आए। सही है जी मामला। बाकी जो मोलैरिटी वाले फार्मूले हैं, मोलैरिटी से मैस ओवर वॉल्यूम परसेंटेज और मैस ओवर वॉल्यूम परसेंटेज से मोलैरिटी, वो हमने लास्ट टाइम कर लिया था। एक और बात भी याद रख लें कि एक मोलैरिटी से रिलेटेड टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है वो एज सच हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं बन रही, लेकिन कम से कम इसके मुतालिक सवाल हमारे पास हैं, तो हम इसे ना टच कर लेते हैं। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी में जी नीचे जो है ना वो सॉल्वेंट होता है। याद होगा आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन के यूनिट्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, उन सब में जो डिनोमिनेटर था उसमें सॉल्यूशन था। मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट का मैस होता है। सॉल्यूट के मोल्स हैं यानी कि वहां पर भी मैस ही है, तो दोनों का मैस है। इससे क्या पता लगा कि मोलैलिटी पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ेगा। और मोलैलिटी में दूसरी बात, जब टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता और सब चीजों के मैसेज हों तो हम सॉल्वेंट का मैस निकाल सकते हैं। सही है जी मामला। तो ये फार्मूला है, अगर आपके कहीं काम आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये थी लास्ट टाइम की हमारी बातें जो मिसिंग थी। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में मजीद डिटेल में जाऊं तो हमने कुछ गैस लॉज और जनरल गैस इक्वेशन की बात कर लेनी है। सबसे पहले बातों को शुरू करने के लिए हमें प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। गैस की एक बड़ी ही अहम प्रॉपर्टी प्रेशर है। प्रेशर जो है ना वो फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एरिया है और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है तो इसे कहेंगे प्रेशर। गैसेस के लिए प्रेशर का वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है?
क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना जी, वो कंटेनर की दीवार से जब टकराते हैं तो वो प्रेशर या फोर्स लगाते हैं एट ए गिवन एरिया, तो इसे क्या देते हैं, प्रेशर। अब प्रेशर मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जी प्रेशर के। कौन कौन से यूनिट्स हैं? प्रेशर का एक यूनिट है एटमॉस्फियर, एटीएम से लिखते हैं। एटमॉस्फियर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन आवर टॉप सरफेस, या जमीन के ऊपर जो हवा का प्रेशर लग रहा है ना, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 m एट सी लेवल के ऊपर। यहाँ हम थोड़ा सा लाहौर में हैं, या फिर अगर हम किसी पहाड़ी इलाके में होंगे तो फिर वो जमीन से जरा ऊंचा है तो वहां पर प्रेशर कम होगा। लेकिन याद रखने के लिए प्रेशर जो है, एयर प्रेशर हमारे सर के ऊपर, वो कितना है जी, 1 एटमॉस्फियर है। प्रेशर का एक और यूनिट भी होता है, उसे कहते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सही जी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी की वैल्यू आती है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसी तरीके से एक और यूनिट है टॉर। टॉर भी होता है 760 टॉर। तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टॉर आपस में बराबर हैं। और इसके बाद एक और यूनिट आता है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सेंटीमीटर ऑफ मरकरी की बात करें तो वो आता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 टॉर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। आगे चलें तो एक और यूनिट हमारी किताब में लिखा हुआ है मिली बार। मिली बार की वैल्यू है 1013 मिली बार, यानी कि एक एटमॉस्फेयर में 1013 मिली बार होते हैं। एक और यूनिट है बार, थोड़ा बड़ा यूनिट है तो 1.013 यहां पर वैल्यू हो जाती है। आखिरी यूनिट है पास्कल। पास्कल 101325 पास्कल होता है। और पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जी प्रेशर के। हमें इनमें से ज्यादातर जो इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो शायद ये पहले 4 और आखिरी 2 हैं। बार और मिली बार इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। इनमें भी जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, उसका इस्तेमाल ज्यादा होगा। बाकी हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आर की वैल्यू है ना, वो या तो हमें मिलीमीटर ऑफ मरकरी वाले यूनिट्स में काम आ जाती है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो जनरल गैस इक्वेशन की जो कैलकुलेशन है उसमें ये चीजें हमें काम आने वाली हैं। अब चलते हैं गैस की प्रॉपर्टीज पर। गैस होती क्या है? तो गैस की डेफिनेशन से बात शुरू करते हैं। गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की एक फॉर्म है जिसकी नो डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट शेप नहीं होती, और साथ ही नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। तो दोनों चीजें डेफिनेट नहीं है, यानी कि गैस कोई भी शेप ले सकती है और कितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है जितना अवेलेबल होगा। आगे चलें तो गैसेस के अंदर नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इनमें कोई कशिश की कुव्वतें नहीं होंगी जी। IMF का मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। कौन सी गैसेस में जी? आइडियल गैसेस में। अब आइडियल और रियल का मसला जो है वो हम हल करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड हालात में हम ऐसे ही कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। और इनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है स्टैंडर्ड हालात में फॉर आइडियल गैसेस। सही। जब नॉन आइडियल गैसेस आएंगी तो इन 2 पॉइंट्स पर हम देख लेंगे कि ये पॉइंट सही नहीं हैं। लेकिन जनरली जब आप गैस को डिस्क्राइब करें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो गैस की ये प्रॉपर्टीज ही लिखी जाती हैं। गैसेस जो हैं दे कैन डिफ्यूज एंड इफ्यूज। गैसेस डिफ्यूज भी कर सकती हैं और इफ्यूज भी कर सकती हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है कि बड़ी तादाद में मूव करना फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और इफ्यूजन किसे कहते हैं? इफ्यूजन होती है 1 by 1 एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एक एक करके मॉलिक्यूल्स किसी छोटे से सुराख से अगर जा रहे हैं,
एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में, तो इसकी मिसाल इफ्यूजन हो जाएगी, या आप इसे इफ्यूज करना कहेंगे। गैसेस अगर सडन एक्सपेंशन करवा दी जाए इनकी, सडन एक्सपेंशन, तो इट कॉजेज कूलिंग। गैसों को सडनली एक्सपेंड करवा दिया जाए तो गैसें कूल हो जाती। इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल का नाम है जूल थॉमसन इफेक्ट। इसे कहते हैं कि जूल थॉमसन इफेक्ट। अच्छा, जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्यों है, वजह क्या है इसकी? जब गैसों को सडनली एक्सपेंड करवाया जाता है तो वो ठंडी क्यों हो जाती हैं, इसको देख लेते हैं एक डायग्राम से। ये देखें, ये मैंने एक कंटेनर बना दिया और इस कंटेनर के अंदर गैसेस मौजूद हैं इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। ये मॉलिक्यूल ना बड़े करीब करीब हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के, आपने इन्हें कंप्रेस किया हुआ था इस तरह, मिसाल के तौर पर ये कंप्रेस्ड गैस है। अब इसमें से इस एरिया को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसे एक्सपेंड करके दिखाता हूं। एक्सपेंड करता हूं तो आपको एक मॉलिक्यूल और एक और मॉलिक्यूल नजर आता है, वो बड़े करीब करीब हैं, ये तो मैंने दूर दूर दिखा दिए जरा समझने के लिए। उनमें हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सही है जी, उनमें क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे बन गई? जब आपने उन्हें कंप्रेस किया ना तो मॉलिक्यूल करीब आ गए, करीब आ गए तो उनमें बन गई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अचानक से ये वाली दीवार खोल देते हैं और मॉलिक्यूल्स को सडन एक्सपेंशन का मौका मिल जाता है, मॉलिक्यूल्स अचानक से आजाद हो जाते हैं। तो जब एक्सपेंड करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टूटना याद रख लें कि बॉन्ड ब्रेकेज कहलाएगा, और बॉन्ड ब्रेकेज जो होती है ना वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है। यहां पर नहीं, पूरी केमिस्ट्री के अंदर चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, एनवायरमेंटल हो, कुछ भी हो, जब भी बॉन्ड ने टूटना है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होना है। तो यहां पर भी फोर्स टूट रही है, ये कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक होगा। अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसके लिए हीट चाहिए। वो हीट कहां से आएगी? वो हीट सराउंडिंग से आएगी। सराउंडिंग से हीट ले लेगा ये बॉन्ड, तो सराउंडिंग कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। इसलिए जॉल थॉमसन इफेक्ट से कूलिंग हो जाती है। सही हो गया जी मामला। जॉल थॉमसन इफेक्ट से होती है कूलिंग। क्यों होती है वो मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकेज है। एमसीक्यू बन सकता है कि जनाब सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो आपने कहना है कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, बॉन्ड टूटता है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो इसे हम ना जरा स्टार लगाकर इंपॉर्टेंट बात के तौर पर नोट कर लेंगे। जॉल थॉमसन इफेक्ट की एक एप्लीकेशन है लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड इंशाल्लाह देखेंगे आगे चलकर। फिलहाल हम चलते हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज के बाद बॉयल्स लॉ पर। बॉयल्स लॉ हमारा पहला लॉ है जी आज का। क्या स्टेटमेंट आपने याद की है बॉयल्स लॉ की आज तक, वो जरा रिकॉल करें, फिर लिखते हैं हम। जी, तो हेडिंग लगा ली हमने बॉयल्स लॉ। Boyle's law states that volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied. किसी गैस का वॉल्यूम उस पर लगाए जाने वाले प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड दैट N and T are kept constant। अगर N और T कांस्टेंट होंगे तो ये बात सही हो जाएगी। ये हमने लिख लिया जी बॉयल्स लॉ। आगे चलेंगे चार्ल्स लॉ भी आएगा। इस फॉर्म को अगर हम हल करें तो आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के ओवर पी, या फिर आप लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू के, या फिर ऑल इंपॉर्टेंट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि हमें अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो वो इस फॉर्मूला से हल होगा।
इस फार्मूले की कुछ बेसिक फॉर्म्स मैं लिख देता हूं, वो आप याद ही कर लें। अगर मान लें प्रेशर P पर वॉल्यूम V है, जस्ट अज्यूमिंग कि प्रेशर P पर वॉल्यूम क्या है जी, V है, तो जब आपने प्रेशर डबल करना है ना जी, तो वॉल्यूम हो जाना है हाफ। प्रेशर आपने करना है ट्रिपल, तो वॉल्यूम हो जाना है 1/3। प्रेशर आपने करना है 4 टाइम्स, वॉल्यूम हो जाएगा 1/4। प्रेशर आपने करना है हाफ, वॉल्यूम हो जाएगा डबल। सही है जी। तो जैसे जैसे आप प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम उसी हिसाब से चेंज होता जाता है। एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह, देखें यहां पर मैं प्रेशर इधर रख रहा हूं, वॉल्यूम यहां पर है। प्रेशर और वॉल्यूम, सॉरी मुझे लगता है कि हम प्रेशर की बजाय प्रेशर ही रख लेते हैं, चलिए प्रेशर से भी काम चल जाएगा। और वॉल्यूम इस तरफ है। सही जनाब, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना, तो उनके दरमियान ग्राफ जो है वो इस तरह की कर्व फॉर्म में आता है। इस ग्राफ का नाम जो है ना, वो नाम रखा है हमने आइसोथर्म, क्योंकि ये सेम टेम्परेचर पर बनाया गया है। सेम टेम्परेचर पर जो भी ग्राफ बनता है जी, वो आइसोथर्म होता है। यहां पर दो चीजें सेम हैं, कौन कौन सी? ये वाली n और t कांस्टेंट है। n और t इस ग्राफ में कांस्टेंट है। ये ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनाया गया है। चलें इस ग्राफ को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। P V इस तरीके से बना लिया। अब यहां पर मैंने 1 2 3 4 लाइनें लगा ली। पहली लाइन को मैं 1 कह रहा हूं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मैं ऑप्शन बना लेता हूं, A 1, B 2, C 3, D 4। सही जी। और सवाल लिखते हैं, विच ऑफ दीज आइसोथर्म्स, इनमें से कौन सा आइसोथर्म हैज बीन प्लॉटेड एट द हाईएस्ट टेम्परेचर। अच्छा जनाब, 4 आइसोथर्म हैं आपके पास, और इन आइसोथर्म को अलग अलग टेम्परेचर पर बनाया गया है। एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, यहां पर कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये आइसोथर्म है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इन्हें अलग अलग टेम्परेचर पर बना रहे हैं। तो या टेम्परेचर सेम है या चेंज हो रहा है, ये क्या बात है कि आइसोथर्म डिफरेंट टेम्परेचर पर? इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लें। आइसोथर्म का मतलब होता है सेम टेम्परेचर पर बनाया गया ग्राफ। ये जो 1 है ना जी, 1, ये जो 1 ग्राफ है, ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है, और ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो एक ही टेम्परेचर पर किए गए हैं। तो इन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर सेम था, 1 एक आइसोथर्म है। आप जब अगले सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, फिर आप एक नया टेम्परेचर फिर से फिक्स कर लेंगे। हो सकता है कि ये 10 डिग्री पे हुआ हो, ये 20 पे हुआ हो, लेकिन जब एक बार आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया ना, जब आपने ग्राफ बनाना शुरू कर दिया, तो फिर जब तक ग्राफ बनेगा नहीं, तब तक टेम्परेचर नहीं चेंज हो सकता। यानी कि लाइन नंबर 2 में सारा टेम्परेचर सेम था, वो एक आइसोथर्म है। लाइन 1 पर सारा टेम्परेचर सेम था, वो एक आइसोथर्म है। 1 और 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर हो सकते हैं, लेकिन जो एक ग्राफ है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, वो एक आइसोथर्म है। सही हो गई जी बात। तो फिर कितने आइसोथर्म हमें मिले? 4। नाम क्या है? 1 2 3 4। सवाल क्या पूछा हमने? सवाल ये है कि ये जो चारों आइसोथर्म हैं, ये अलग अलग टेम्परेचर पर बनाए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आइसोथर्म सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर बनाया गया है? क्या लगता है जी आपको? कैसे पता लगेगा कि कौन सा आइसोथर्म ज्यादा टेम्परेचर पर बना है? हमारा यहां पर जवाब मैं बता दूं जी, वो है डेल्टा ऑप्शन 4। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रख लें कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी गैस का, तो उस गैस का जो वॉल्यूम है ना, वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो ग्राफ मूव्स अवे। ग्राफ किधर चला जाएगा? परे चला जाएगा। सही हो गई जी बात।
ग्राफ ने परे चला जाना है, और जब ग्राफ परे जाएगा तो जितना ग्राफ अवे फ्रॉम बोथ दी एक्सिस होगा उतना ही वो ज्यादा टेम्परेचर पर बना होगा। आपको पहले और दूसरा पैराग्राफ जो है ना बॉयल्स लॉ के आइसोथर्म का, वहां पर ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ग्राफ मूव्स अवे फ्रॉम बोथ दी एक्सिस कब होगा ऐसा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। सही है जी बात। तो अब जरा दोबारा से एक बारी देखते हैं, इसी ग्राफ को दोबारा से देख रहे हैं। हम कह रहे हैं विच ऑफ दीज आइसोथर्म्स हैज बीन प्लॉटेड, आगे चेंज कर लेते हैं, विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ले जनाब, एक और सवाल आ गया। आपके पास 4 ग्राफ हैं, 1, 2, 3 और 4। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्राफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ बनाया गया, यानी कि जिसमें n की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो n की वैल्यू कौन से ग्राफ में सबसे ज्यादा है? ये वाला कानून आप पढ़ेंगे आगे चलकर, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसने कहा था जी? एवोगैड्रोस ने कहा था, एवोगैड्रोस लॉ। तो यहां से पता क्या लगा? जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा तो ये वाला ग्राफ किस तरफ जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि ग्राफ मूव्स अवे फ्रॉम बोथ दी एक्सिस, तो ग्राफ परे चला जाता है। तो भाई यहां पर भी सही जवाब क्या है? डेल्टा ऑप्शन 4। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो भी ग्राफ परे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी परे जाएगा। सही होगा जी बात। ये था पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखते हैं बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ का जो दूसरा ग्राफ है ना जी, वो बना हुआ है बिटवीन 1/v और प्रेशर। तो इस तरह उस ग्राफ की शक्ल है, 1/v इस तरफ बढ़ रहा है, प्रेशर इस तरफ बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ है इसकी लाइन ऐसी नजर आती है। इस ग्राफ में ये n1 और t1 पर बना हुआ ग्राफ है। n1 t1 इन पर बना हुआ ग्राफ है, और ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, इसका नाम याद रख लें, इसे कहते हैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ है, और ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब इस ग्राफ के साथ मैं बना रहा हूं कुछ और ग्राफ। ग्राफ बन रहा है ऐसे, एक लाइन मैंने बना दी, एक लाइन मैंने इस तरफ बना दी, एक लाइन मैंने इस तरह बना दी। सही है जी, 3 लाइनें हमारे पास हो गई, और चौथी लाइन जो है वो इस तरह बनाई जा रही है। दोबारा से एक बार ये देखें जनाब, ये था n1 t1 पर बना हुआ ग्राफ। अब 4 लाइनें मैंने बनाई हैं, इस लाइन को मैं 1 कह रहा हूं, इस लाइन को मैं 2 कह रहा हूं, इस लाइन को मैं 3 कह रहा हूं, और इस लाइन को मैं 4 कह रहा हूं। सही हो गई जी बात। 4 लाइनें हैं, 1 आप देख लें थोड़ा सा जिगजैग शक्ल में है, 2 एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो n1 वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे है, 3 n1 वाली लाइन से ऊपर की तरफ है, और 4 जो है वो बिल्कुल एक वर्टिकल शेप में ग्राफ है। ऑप्शन हमारे पास A1, B2, C3 और D4 वैसे ही हैं जैसे कि पिछली बारी थे। वो सवाल पूछता है कि which of these graphs satisfies the conditions n2 greater than n1 और t2 greater than t1। सवाल उसने ये पूछा है कि 2 कंडीशंस ये हैं कि जो बाद वाला नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पहले वाले नंबर ऑफ मोल से ज्यादा हो, n2 जो भी है वो ग्रेटर देन n1 है, या t2 ग्रेटर देन t1 हो जाए,
तो बाद वाला टेम्परेचर पहले वाले टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो भाई ये ग्राफ कौन से वाला बनेगा। सही है जनाब। मतलब ये हुआ कि जो पहले वाली लाइन है ना जी, ये वाली लाइन तो N1 T1 पर है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दें या हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो ग्राफ की नई शक्ल कैसी हो जाएगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या लगता है जी, 1, 2, 3 या 4? सीखते हैं इस बात को। हमने पढ़ा हुआ है, पीछे भी हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से भी वॉल्यूम बढ़ता है। लिख लेता हूं मैं, वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना है। वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं। सही है जी बात। अच्छा, वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम याद रख लें, जब भी वॉल्यूम बढ़ता है ना जी तब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो जाता है। सही हो गई जी बात। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो जाएगा। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होगा तो किताब के मुताबिक जब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होता है ना तो ग्राफ मूव्स टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस। ये याद रख लें, लिख लें, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ये लें जनाब, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होगा और जब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होगा तो ग्राफ कहां जाएगा, टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस जाएगा जी। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही होगा जी बात। अब जरा सोचें कि भाई हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए हैं तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए, वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को क्या होगा, कम हो जाएगा। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम हुआ तो ग्राफ ने किस तरफ जाना है, देखें लिखा हुआ है टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस। तो प्रेशर एक्सिस तो ये रहा। तो भाई पहले लाइन यहां थी, फिर पक्की बात है कि लाइन यहां पर आ जाएगी। दो बातें, लाइन ये वाली क्यों, क्योंकि आपने n बढ़ाया है या टेम्परेचर बढ़ाया है, दोनों ही हालतों में वॉल्यूम ज्यादा हुआ होगा और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम हुआ होगा और ग्राफ प्रेशर एक्सिस की तरफ जाएगा। इसलिए हो गया 3 नंबर ग्राफ। 4 नंबर क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेट लाइन देते हैं, ये इस तरीके से कर्व नहीं बनाते। कर्व्स ना या तो आती हैं अगर कोई दो चीजें जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, या फिर आती हैं जब दोनों के दरमियान में एक्सपोनेंशियल रिलेशन हो, यानी कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। ऐसे वाले ग्राफ में अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है ना तो कर्व नहीं आती, फिर स्ट्रेट लाइन ही आती है। तो इसलिए हमने 3 को टिक कर लिया। ये था दूसरा ग्राफ जी। बॉयल्स लॉ का एक और ग्राफ भी है, वो भी देख लेते हैं। ये आप लिख लें, तब तक मैं इस साइड पर लिख लेता हूं कुछ बात। बॉयल्स लॉ का तीसरा ग्राफ जी। बॉयल्स लॉ का तीसरा ग्राफ ना प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, पीवी ऑन वाई एक्सिस, ये वाला ग्राफ है। पीवी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ना वो कांस्टेंट होता है। सही जी, कहां पढ़ा था, पीछे पढ़ा था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K। बॉयल्स लॉ के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। तो जब आप प्रेशर को अगेंस्ट पीवी प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस आती है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस आती है। क्लियर हो गई जी बात। ये बात तो पक्का है, सही है। चलें जनाब, ये किस पर बनी होगी, n नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर T। सही जी, ऐसे है। चलें फिर आगे चलते हैं, एक और बात देखते हैं। ये वाला लिख लिया होगा जी, उम्मीद है। चलें इसे मिटाते हैं जरा। अब जरा देखें, ये ग्राफ मैं बना रहा हूं, 4 ग्राफ बना दिए मैंने, 4 ग्राफ बना दिए जी। अब यहां पर मैं पीवी लिख रहा हूं, पीवी।
ये लें जनाब, सही है। यहां पर मैं प्रेशर लिख रहा हूं, प्रेशर लिख दिया जी। ये ग्राफ ऐसे बना लेते हैं, ये ग्राफ ऐसे बना लेते हैं, ये ग्राफ ऐसे बना लेते हैं और ये ग्राफ ऐसे बना। सही है जी, 4 ग्राफ हमने बना दिए। और अब हम लिखते हैं कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ। तो इनमें से कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन है? तो 4 ग्राफ हैं जी, देखें जरा कौन सा ऐसा ग्राफ है जो बॉयल लॉ की रिप्रेजेंटेशन बन सकता है। तो बॉयल लॉ की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये हमारे पास ग्राफ मौजूद है। इस ग्राफ से हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, पीवी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रेशर बढ़ रहा है, पीवी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो अब इन ग्राफ में से ये मतलब कहां मिल रहा है? पहला ग्राफ देखें, प्रेशर बढ़ रहा है, पीवी भी बढ़ रहा है, ये तो गलत हो गया, कांटा लगा दें। प्रेशर कम होता है, पीवी बढ़ जाता है, नहीं जी ऐसा तो नहीं। सही जनाब, इस ग्राफ को देखें, प्रेशर बढ़ रहा है, पीवी की वैल्यू सेम आ रही है। सही है जी, आप देखें जरा मैंने एक्सेस उल्टे कर दिए। सही, तो फिर ये ग्राफ पी बढ़ रहा है, यहाँ पर पीवी को कुछ नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। तो भाई ये वाली बात सही हो गई। क्लियर है जी मामला। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि पीवी बढ़ रहा है और प्रेशर सेम है, ऐसे तो नहीं होता। सही जी, तो यहाँ पर हमने डेल्टा ऑप्शन को टिक कर लिया। ध्यान से देखें, ये सवाल की एक बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप है जिसमें वो हमें ग्राफ के एक्सिस चेंज करके पूछता है, या फिर ग्राफ में जो एक्स और वाई एक्सिस हैं उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो चेंज करके पूछता है। तो ये ग्राफ बहुत ही अच्छी एग्जांपल यहाँ पर थी। उम्मीद है आपने इसे अंडरस्टैंड किया है। पढ़ना सीख लें ग्राफ को कि एक्स एक्सिस किधर बढ़ रहा है, वाई एक्सिस किस तरफ बढ़ रहा है, वाई एक्सिस से इस वैल्यू पर क्या असर पड़ रहा है, ये कर्व कब आती है जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं चीजें, ये स्ट्रेट लाइन कब आती है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं चीजें, ये इस तरह की पैरेलल टू एक्सिस चीज कब आती है जब ये वाली वैल्यू चेंज ना हो रही हो, एक वैल्यू चेंज ना हो रही हो, तो फिर ये वाली लाइनें आती हैं। तो ये थे 3 ग्राफ जी बॉयल्स लॉ के। बॉयल्स लॉ से आगे चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। इन लॉज को पढ़ने की जरूरत भी मैं बता दूं, बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, 3 लॉज मिला लेना जी तो जनरल गैस इक्वेशन बन जाती है। तो जब तक तीनों लॉज नहीं आते होंगे तो जनरल गैस इक्वेशन पर बात नहीं हो सकती। तो अब आ जाते हैं, अगला लॉ है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ की बात कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये वर्ड जो एब्सोल्यूट है ना, ये बड़ा जरूरी है, डिसाइसिव वर्ड है जी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जी, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं बात होगी, केल्विन में होना चाहिए टेम्परेचर। तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड दैट n and p आर केप्ट कांस्टेंट। n और p को कांस्टेंट रखा हो तो बात चल पड़ेगी। सही जनाब, दो चीजें कांस्टेंट है, हर लॉ में दो चीजें कांस्टेंट होती हैं। बॉयल लॉ में भी दो थी, यहाँ भी दो हैं, एवोगैड्रो में भी दो हैं। तो वो दो हमने देख लेनी है और एक चार्ट बना लेना है कि कहां पर कौन कांस्टेंट है। अच्छा, इसको हल करते हैं। यहां से क्या फॉर्म बनेगी, v इज इक्वल टू के टी, और क्या बनेगा v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2 इज इक्वल टू के। वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनकी रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहती है। टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए जी, केल्विन स्केल टेम्परेचर होना चाहिए। एक बात याद रख लें कि अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और वॉल्यूम के दरमियान में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें, तो मान लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन होता है जी टेम्परेचर, वॉल्यूम है V। सही है जी, मान लेते हैं V वॉल्यूम है। तो जब आप केल्विन स्केल का टेम्परेचर डबल करेंगे, यानी कि 546,
और डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाएगा 273, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2V। सही हो गई जी बात, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा। अगर आप इसे और डबल कर लेते हैं यानी कि 1092 यानी कि डबल कर लिया तो ये 4V हो जाएगा और ये हो जाएगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से दरमियान में एक बात और देख लें, यहाँ अगर 546 डिग्री सेंटीग्रेड हो, केल्विन में वॉल्यूम होगा 819, टेम्परेचर 819 और वॉल्यूम हो जाएगा 3V। ये चार वैल्यूज हमने याद रखनी है क्योंकि हमारी किताब में जो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन हुई है उसके अंदर ये वैल्यूज यूज हो चुकी हैं। यहां से हम सीख क्या सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर V हो तो आपको 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो डबल होता हुआ नजर आएगा। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अगर 273 डिग्री सेंटीग्रेड का हो या 273 केल्विन का हो तो फिर वॉल्यूम 2V हो जाता है। सही है जी, क्लियर है? देख लें दोबारा से कि अगर आपने टेम्परेचर में तब्दीली लाए 273 डिग्री सेंटीग्रेड की या 273 केल्विन की, तो जो भी उस गैस का वॉल्यूम था ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो भी था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो हो जाएगा डबल। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है। कब? जब आप टेम्परेचर का तब्दीली लाते हैं 273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। सही हो गई जी बात। तो ये एक बुनियादी ढांचा हमने चार्ल्स लॉ का देखा। चार्ल्स लॉ के अंदर हमें एक मिलता है और फार्मूला भी, जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। वो क्या कहती है? Vt इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T ओवर 273। यहां पर V नॉट है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर Vt क्या है? वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, जिस टेम्परेचर पर आपने वॉल्यूम निकालना है। ये T क्या है? ये डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। सही है जनाब। इस फार्मूले को ध्यान में रखते हैं और एक सवाल हल करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। वो कहता है कि अ गैस, नोट कर लें जी सवाल भी, अ गैस हैज ए वॉल्यूम इज इक्वल टू 546 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 546। इट्स वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं जी। क्या तो वो सेम रहेगा या 548 हो जाएगा या 550 हो जाएगा या फिर 544 हो जाएगा। सारी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में है जी। तो हल कर लें जरा इसे। हल कैसे करना है? इस फार्मूले से करेंगे। तो फार्मूला में वैल्यू लगाएं और हल करें, देखें क्या जवाब आता है। मैं तब तक ये हिस्सा मिटा लूं जी। लिख लिया है? 1 मिनट लगा लें, नोट कर लें। मैं जरा ऊपर लिख लेता हूं और साथ साथ इस सवाल को भी हल कर लें। एक गैस का वॉल्यूम कितना है? V 546 सेंटीमीटर क्यूब। 0 पर 2 डिग्री पर कितना वॉल्यूम होगा? हल करें। तो ये रहा जी फार्मूला, ये रहा। मैं हल कर देता हूं। Vt इज इक्वल टू V नॉट। V नॉट का मतलब 546। सही है जी। आगे चले। 1 प्लस T। T कितना है? T है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 ओवर 273। सही जनाब। चलें हल करते हैं। क्या बनेगा? ये बनेगा 546, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इधर ज़रब देते हैं, प्लस 546 इंटू 2 ओवर 273। 1 2, तो ये बनता है जी 546 प्लस 4 और ये बन जाता है 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो जनाब चार्ली ऑप्शन आ जाएगा, 550 आ गया। आप इस तरह हल करके किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आम तौर पर आपको जो वैल्यू दी गई होगी V नॉट के तौर पर, वो 273 का मल्टीपल होगा। सही है जी।
273 का डबल हो सकता है यानी कि 546, ट्रिपल हो सकता है यानी कि 819, क्वाड्रुपल हो सकता है यानी कि 1092, यानी कि वो 273 के टेबल पर कट रहा होगा। अच्छा, ये जो चार्ल्स लॉ है ना जी, जिसकी मैंने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिखी है, इसकी डेफिनेशन ये है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस increases or decreases by 1 over 273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature। इस बात का मतलब यह है कि अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम पता हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जब आप उस गैस का वॉल्यूम मालूम करेंगे किसी भी टेम्परेचर पर, तो वो मालूम करने के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इस फार्मूले के हिसाब से बढ़ता है, और जब आप किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करते हैं तो वॉल्यूम इसी फार्मूले के हिसाब से कम होता है, यानी कि इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 over 273। एक खास फैक्टर के हिसाब से वो बढ़ता है और एक खास फैक्टर के हिसाब से ही वो कम होता है। इस फार्मूले के अंदर अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू -273 लगाएंगे ना जी, तो फिर ये वॉल्यूम हो जाएगा 0। वो भी करके देख लेते हैं। तो एट -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स इक्वल टू 0 सेंटीमीटर क्यूब। थ्योरेटिकली ये काम थ्योरेटिकली होता है जी, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। इस टेम्परेचर को, यानी कि ये वाला जो टेम्परेचर है, इसे कहते हैं 0 केल्विन और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट 0। मैंने देखा है लोग इस सवाल को बहुत ज्यादा गलत करते हैं। जब उन्हें पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर है, तो वो एब्सोल्यूट 0 लिख देते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना जी, केल्विन स्केल का कोई भी टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। 200 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, 300 एब्सोल्यूट है, 10 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि जिस भी टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। लेकिन अगर वो 0 केल्विन हो जाए या फिर वो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो अब आप इसे कहेंगे एब्सोल्यूट 0। सही है जी बात। एब्सोल्यूट 0 पर वॉल्यूम इक्वल्स 0 theoretically। molecular motions cease, kinetic energy becomes 0, delta all of these। सवाल लिखते हैं जी, which statement is correct with respect to absolute 0। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एब्सोल्यूट 0 के हवाले से आपको सही लग रही? क्या गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाता है एब्सोल्यूट 0 पर, या फिर मॉलिक्यूलर मोशंस रुक जाएंगी एब्सोल्यूट 0 पर, या काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी एब्सोल्यूट 0 पर, या ये सब ही हो जाएंगे? क्या लगता है जी? तो डेल्टा होगा जी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन टिक कर लें। ये सब काम हो जाएंगे एब्सोल्यूट 0 पर। एब्सोल्यूट 0 पर मॉलिक्यूलर मोशंस रुक जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाएगा। क्योंकि गैस का वॉल्यूम प्रैक्टिकली 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम एब्सोल्यूट 0 को हासिल नहीं कर सकते। फिलहाल जो हमने टेम्परेचर अभी तक हासिल किया है वो 10⁻⁵ केल्विन है। सर ये याद रखने के एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है। तो ये था जी चार्ल्स लॉ। जिस तरह बॉयल्स लॉ का ग्राफ था उस तरह चार्ल्स लॉ का भी ग्राफ है। तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ के ग्राफ के अंदर
यहां पर टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पर, वॉल्यूम है वाई एक्सिस पर, और ग्राफ जो है वो इस तरह जा रहा है। ये ग्राफ यहां पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पीछे आके रुकता है और फिर हम उसे एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेते हैं। ये कहां पर आकर मीट करता है जी? ये मीट करता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है जनाब। तो अब यहाँ पर ये वाले ग्राफ में इस एरिया में हमने की है एक्स्ट्रा प्लॉटेशन। हमने ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया है, यानी कि ग्राफ खुद से नीचे नहीं आ रहा था, वो एक खास जगह पर आकर रुक जाता था और उसके बाद हम उसे एक फर्जी लाइन से नीचे की तरफ लेकर आते हैं। चलें जनाब, देखते हैं इस बात में हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा प्लॉटेशन करने का जो रीजन है ना जी, वो लिख लें। गैसेस लिक्विफाई एट सम पॉइंट। असल में होता यह है कि जो चार्ल्स लॉ है वो गैस लॉ है, वो गैसेस पर लगता है। जब आप गैसों को ठंडा करते हैं तो एक खास पॉइंट पर आकर वो लिक्विफाई हो जाती हैं। जैसे ही गैस लिक्विफाई होगी, ये इस तरह है जैसे आप पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान में तो लागू होता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान का कानून नहीं लगेगा। चार्ल्स लॉ गैस लॉ है। जब तक चीज गैस में रहती है उस पर गैस लॉ लगता है और ये स्ट्रेट लाइन आती है। एक खास पॉइंट पर आकर वो क्या हो जाती है? लिक्विड हो जाती है। जैसे ही वो लिक्विड होगी, गैस लॉ लगना बंद हो जाएगा और ये लाइन गुम हो जाएगी। इसीलिए फिर एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम गैसों को इस पॉइंट पर लेकर आते हैं -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस ग्राफ के अंदर भी याद रख लें कि अगर आपने N2 ग्रेटर देन N1 पर ग्राफ बनाया तो ग्राफ आपको नजर आएगा कि वो वॉल्यूम वाली साइड पर जा रहा है। सही है जी। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं तो वॉल्यूम ने बढ़ जाना। सही है जी बात। तो फिर वो ग्राफ चेंज हो जाएगा, उसकी पोजीशन देखें, सोचें, बनाएं कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो फिर ग्राफ की पोजीशन में क्या तब्दीली आएगी। एक तीसरा लॉ है वो देख लेते हैं, फिर चलेंगे जनरल गैस इक्वेशन पर। वो छोटा सा ही है जी, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है ना जी, तो जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। एक ग्राफ बना लेते हैं, इस तरह ग्राफ बन जाएगा। एन और वी के दरमियान बड़ा आसान सा ग्राफ है। अच्छा, यहां से अब कुछ इंफॉर्मेशन। अगर आपने प्रेशर रखा है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जिसे 273 केल्विन भी कहते हैं, और n की वैल्यू रखी है 1 मोल, तो जो वॉल्यूम आता है ना जी वो आता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सही है जी। इसे वो कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसे अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो 22414 सेंटीमीटर क्यूब आएगी, और अगर आप इसे निकालेंगे मीटर क्यूब में तो 0.022414 मीटर क्यूब आएगी। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 1 मोल है, 1 मोल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 6.02 10⁻23। यहां से एक और इंफॉर्मेशन भी याद रख लें कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब में 22.414 डेसीमीटर क्यूब में पार्टिकल्स कितने हैं? 6.02 10⁻23। तो अगर 1 डेसीमीटर क्यूब में आपने निकालने हैं ना पार्टिकल, तो आप 6.02 10⁻23 को डिवाइड कर देंगे 22.414 से। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, सामने जाके डिवाइड हो गया। यहां से जवाब आता है 2.68 10⁻22। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमारी किताब में लिखी हुई है कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस
एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें होते हैं 2.68 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मॉलिक्यूल्स तो काफी तरह के होते हैं जी, वो स्मॉलर भी हो सकते हैं, छोटे साइज के, या फिर बड़े भी हो सकते हैं। सही जी, तो देखते हैं जरा इस बात को। हमारे पास मौजूद है 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस, या फिर हमारे पास मौजूद है 1 डेसीमीटर क्यूब मीथेन गैस, या फिर हमारे पास मौजूद है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस, या फिर हमारे पास मौजूद है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। ले लीजिए 4 गैसें हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सही जनाब। सवाल हमसे ये पूछ रहा है, पहले तो वैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, माइंड में जरा सोचें आप कि ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब है किसी भी गैस का, इन सब के अंदर क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? क्या हाइड्रोजन का छोटा सा मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, इनके एक एक डेसीमीटर क्यूब हों तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे या नहीं होंगे? दो बातें हो सकती हैं, या तो आप कहेंगे कि सेम हैं, या आप कहेंगे कि सेम नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सेम नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि आप ये पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जनाब 1 डेसीमीटर क्यूब अगर हो किसी भी आइडियल गैस का, तो उसमें इतने ही पार्टिकल होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम नहीं हो सकते, ऐसा नहीं आपने कहना, ये तो सोचना ही नहीं ना है जी। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब है किसी भी गैस का, तो उसके अंदर गैस का लिक्विड का नहीं, सॉलिड का नहीं, गैस होनी चाहिए। सही है जनाब। पानी के 1 डेसीमीटर क्यूब में इतने पार्टिकल नहीं होंगे, पानी लिक्विड है, गैसों की बात हो रही है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने पार्टिकल हैं? इतने, यानी कि इन सब के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2.68 10⁻22। सवाल मेरा ये है कि विच ऑफ दीज weighs हाईएस्ट? वेज का मतलब है वजन होना। सही है। सवाल ये है कि आपके पास 4 गैसेस हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबके एक एक डेसीमीटर क्यूब हैं, यानी कि सबका वॉल्यूम एक जितना है। तो अब बताएं कि इनमें से सबसे ज्यादा वजन किसका होगा? कैसे निकालेंगे? हमें पता लग गया। हमें क्या पता लगा कि भाई सबके वॉल्यूम बराबर हैं। जब सबके वॉल्यूम बराबर हैं तो सबके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। सही है जी, सबके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। तो भाई जिसका मोलर मैस ज्यादा होगा ना जी, उसके जो वजन है, मैस है, वो भी ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? देखें जरा, मैस निकालना है तो n इंटू एम इज इक्वल टू स्मॉल एम, ये फार्मूला बनेगा। दोबारा से देखें, हमने क्या कहा कि भाई सबका वॉल्यूम सेम है। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम सेम होंगे गैसों के तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, यानी कि सबके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास n है, वो सबका सेम है, तो मैस किसका ज्यादा होगा? जिसका मोलर मैस ज्यादा है। तो मोलर मैस किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का 2, मीथेन का 16, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 32। तो भाई चार्ली ऑप्शन टिक हो गया, ऑक्सीजन 32। इस तरीके से मैंने ये जवाब भी निकाल दिया। एवोगैड्रोस लॉ मुकम्मल करने के बाद अब हम चलते हैं जनरल गैस इक्वेशन पर, देखते हैं कि वहां हमें क्या बताया जा रहा है। जी, तो हेडिंग आ गई जनरल गैस इक्वेशन।
जनरल गैस इक्वेशन की जितनी पॉसिबल फॉर्म्स है ना जी, मैं सारी लिख दूंगा ताकि आपको मुश्किलात ना आए। जनरल गैस इक्वेशन की मेजर फॉर्म है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। अब यहां से इसकी कोई और शक्लें भी बना लेते हैं। अगर मैं n को यहीं रहने दूं और v को सामने ले जाकर डिवाइड कर दूं तो n ओवर v, इसे कहते हैं जी कंसंट्रेशन, CRT। ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है। और देखते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम PV इज इक्वल टू RT लिख दें, n इज इक्वल टू 1। अगर 1 मोल हो ना गैस का तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। और आगे चलते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसी वन इक्वेशन को फिर से सॉल्व करें और नंबर ऑफ मोल्स को कर दें मैस ओवर मोलर मैस RT। सही जी। अब मोलर मैस को सामने ले जाएं, PM इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर V RT, और यहां से बन जाएगा PM इज इक्वल टू DRT। D का मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी की वैल्यू निकाल लें PM ओवर RT। यहां से क्या नतीजा निकलेगा कि डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस के डायरेक्ट मोलर मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम हो जाएगी। जिसका मोलर मैस ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिस गैस पर प्रेशर ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो ये इसकी मुख्तलिफ फॉर्म बन सकती हैं। जितनी भी फॉर्म्स अवेलेबल थी, 3 नंबर मैंने उसे कह दिया, 4 इसे कह देते हैं, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, तो ये 5-6 शक्लें बन रही हैं। अब इन सारी फॉर्म्स के अंदर हमने जो देखना है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है कि रिलेशन बनता क्या है। अगर आप जनरल गैस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो फाइनल फॉर्म बनेगी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है जी, इसके हवाले से हमें सवाल काफी देखने को मिलते हैं। चले, मैं 2 सवाल यहाँ पर कम से कम डिस्कस कर रहा हूँ। उन 2 सवालों से हमें थोड़ा आइडिया क्लियर होगा कि ये इक्वेशन काम कैसे करती है, उन्हें हल भी करके दिखा दूंगा। तो पहले वाला सवाल पूछते हैं जी। पहला सवाल, थोड़ी जगह है वहां पर लिख लेते हैं। पहला सवाल ये है कि इफ pressure of a gas is increased to 2p, यानी कि जो भी गैस का प्रेशर था उसे आपने डबल कर लिया, एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज टू 2t, और टेम्परेचर भी डबल कर लिया है, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। तो भाई न्यू वॉल्यूम क्या होगा। आपने गैस का प्रेशर भी डबल कर लिया, टेम्परेचर भी डबल कर लिया, बताएंगे नया वॉल्यूम क्या होगा। क्या नया वॉल्यूम V ही रहेगा, या फिर नया वॉल्यूम 2V हो जाएगा, या फिर हाफ हो जाएगा, या फिर 4 टाइम्स हो जाएगा। सही जी। तो हल कर लें 1 सेकंड, बल्कि 1 सेकंड तो चले कम हो गया, 5 सेकंड के अंदर अंदर हल हो जाएगा जी सवाल, इससे ज्यादा का नहीं है। आपको सवाल का जवाब पता लग गया होगा, लेकिन हमारा मकसद सवाल का जवाब बताना नहीं है, बल्कि सवाल को हल कैसे करना है वो देखना है। सही जी। तो कैसे हल करेंगे आप इसे। सवाल को हल करने का तरीका ये रहेगा कि आपके पास जो PV ओवर T, इस फार्मूले को देखें जरा, इस फार्मूले से ही हल कर रहा हूं मैं। तो इस फार्मूले को मिटाते हैं, हम कहेंगे कि जनाब जो पहला प्रेशर है ना, हमने उसे P मान लेना है, पहले वॉल्यूम को V मान लेना है, पहले टेम्परेचर को T मान लेना है। पहला वॉल्यूम हो गया V1, बस वॉल्यूम क्योंकि हमें पता है तो इसलिए हमने उसे V1 कर दिया, उसको निकालना है हमने। और अब आते हैं कि दूसरा प्रेशर क्या है। दूसरा प्रेशर क्या दिखाया गया है जी, कि प्रेशर डबल हो गया, तो दूसरा प्रेशर है 2p। सही है जी। दूसरा वॉल्यूम मुझे बताना है, और दूसरा टेम्परेचर क्या है वो भी डबल हो गया। सही जी। तो अब जरा देखें, देखा आपने कि प्रेशर को मैंने क्या किया डबल, टेम्परेचर को क्या किया डबल। तो भाई P P से कटा, T T से कटा,
2 से कट गया तो यानी कि V1 इज इक्वल टू V2। सही है ना, बड़ा आसान सवाल था। तो भाई आप कहेंगे कि वॉल्यूम जो है ना वो V ही रहा, ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। चलें थोड़ी सी मुश्किल बात कर लेते हैं, दोबारा से सवाल पूछते हैं। दोबारा से सवाल ये है कि इफ pressure of a gas is doubled and temperature goes from 100 degree centigrade to 200 degree centigrade। सही है जी, प्रेशर क्या हुआ, डबल हो गया। वैल्यू लिख लेते हैं, प्रेशर में हमें क्या मसला है, प्रेशर गोज फ्रॉम 5 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर, डबल हो गया। एंड टेम्परेचर गोज फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वो भी डबल हो गया। द न्यू वॉल्यूम विल बी, तो भाई न्यू वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम क्या होने वाला है, चलें देखते हैं जरा। V2 विल बी इक्वल टू V1, क्या न्यू वॉल्यूम V1 के बराबर होगा, या फिर V2 विल बी ग्रेटर देन V1। सही है जनाब। तीसरा, या V2 विल बी लेस देन V1, या फिर V2 विल बी इक्वल टू डबल ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए जी, मुश्किल सवाल है, क्या लगता है क्या जवाब होगा। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हों कि जनाब यहाँ पे देखें प्रेशर डबल हुआ है और वॉल्यूम टेम्परेचर भी डबल हुआ है, तो बस बात बन गई, दोनों डबल हुए हैं, पीछे जैसा सवाल है तो अल्फा जवाब आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा देखते हैं। हमने क्या करना है, पहले प्रेशर को P कह दें, पहले वॉल्यूम को V1 कह दें, पहले टेम्परेचर को T कह दें। दूसरा प्रेशर हो गया P, यहाँ पर P की वैल्यू पहले कितनी थी, 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 10 हो गई। V2 ये रहा, टेम्परेचर पहले कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 100 लगाते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 200 हो गया। नहीं जी ये नहीं है, ये गलत फार्मूला लगाया मैंने। सही फार्मूला क्या है, जब भी आप करेंगे जनरल गैस इक्वेशन तो आपका टेम्परेचर होना चाहिए इन केल्विन स्केल। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 373 केल्विन, 200 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 473 केल्विन। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई प्रेशर तो डबल हुआ है, लेकिन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड को देख के लग रहा था डबल हो गया है, लेकिन असल में वो डबल नहीं हुआ। असल में तो वो 373 से 473 तक गया है। सही है जी। अब जरा देखें आप, तो आप अब अंडरस्टैंडिंग से हिसाब लगाएं, हल करना तो मुश्किल लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग से हिसाब लगाएं कि भाई आपके पास जो प्रेशर है वो डबल हुआ है, प्रेशर डबल हुआ है, तो प्रेशर डबल होने से प्रेशर डबल हो गया, वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा, प्रेशर डबल होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब टेम्परेचर अगर डबल होता तो वॉल्यूम जो है वो बैलेंस हो जाता जैसे पीछे हुआ था, लेकिन टेम्परेचर तो डबल नहीं हुआ, यानी कि प्रेशर का असर ज्यादा है टेम्परेचर के असर से। प्रेशर क्या काम कर रहा है, प्रेशर काम कर रहा है वॉल्यूम को कम करने का। सही है जी। टेम्परेचर का काम था कि वो वॉल्यूम को बढ़ाए, लेकिन टेम्परेचर डबल नहीं हुआ तो फिर वॉल्यूम डबल नहीं हुआ। प्रेशर डबल हुआ है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो याद रख लें कि V2 इज लेस देन V1। आप इसे हल भी कर सकते हैं, कर देते हैं वो भी, लेकिन ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात कर ली। हमने V2 अगर यहाँ पे निकालना होना जी तो देखें क्या जवाब आता है, 5 इंटू 473 इंटू V1 ओवर 10 इंटू 373। सही है जनाब बात। अब यहाँ पर आप 5 1s are 5, 5 2s are 10, आप देखेंगे कि ये जवाब जो है ना ये छोटा आ रहा है।
ये जवाब छोटा आ रहा है पिछले जवाब से, तो याद रख लें कि V2 विल बी लेस देन V1। ये थी हमारी जनरल गैस इक्वेशन की बात। आखिरी बात में हमने आर के कुछ यूनिट्स पढ़ लेने हैं और उसके साथ ही टॉपिक को ख़त्म करेंगे आज के। तो जनरल गैस के जो यूनिट्स हैं ना, आर के यूनिट्स हैं 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या फिर इसका यूनिट है 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, या फिर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी यही वैल्यू है, या फिर 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। और ये है क्या, आर की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? आर इज द एनर्जी चेंज पर मोल फॉर 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। सही है जी। अगर आप किसी गैस के टेम्परेचर में 1 केल्विन की तब्दीली लाएंगे तो उसका 1 मोल इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। सही है जी, ये इसका फिजिकल मतलब है। आर की यूनिट्स के साथ हमारा ये हिस्सा मुकम्मल होता है। हमने जनरल गैस इक्वेशन तक बात कर ली। अगर कोई न्यूमेरिकल रह गए या ज़रूरी हुए करने तो कल कर लेंगे, नहीं तो हमने आगे चलना है। हमारी डिस्कशन जो है वो जब टेस्ट होगा तो उसके बाद ही होने वाली है। हमने पहले यूनिट को थोड़ा क्विकली ख़त्म कर लिया, लेकिन हम अब ज़रा पेस को बैलेंस करेंगे इंशाल्लाह और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन चलेगी हमारी। उम्मीद है कि आपको सवालों में कोई भी मुश्किलात नहीं होंगी। अगर हों तो आप लाजमी डिस्कस कर लें। वो आपके पास ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, तो आप उन पर रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कोई किसी किस्म की जाना परेशानी अगर है तो इसे सॉर्ट आउट कर लें। थैंक यू सो मच।